सुरेश प्रभु जी, एसएस। राष्ट्रपति जी ने एक लंबा भाषण हमारे सामने रखा, उसके लिए हम उनको धन्यवाद प्रस्तुत करने के लिए यहाँ सब बैठे हुए हैं। सर, हमारे राष्ट्रपति जी देश में जितने जाने माने और सबसे ज्यादा जिनके प्रति हमें आदर है, ऐसे व्यक्तियों में से एक है। और उन्होंने देश के सामने पूरी देश का चेहरा बदलने के लिए एक एक्शन प्लान रखा था। मुझे उम्मीद थी कि शायद इसमें उसका परिवर्तन होगा, प्रतिबिंब होगा, जिसके कारण हमारे देश की पूरी 15 साल में किस तरह से हमारे देश को पूरी तरह से बदल के हमारे देश को एक डेवलप कंट्री बना के, जहां गरीबों की जो आज हालत है वो न रहे, पानी की समस्या को हल हो, सड़कें बने और पूरा देश एक दूसरे के साथ जुड़ा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इसमें उसका कोई चिंतन नहीं है। और हमें ये देखना चाहिए कि राष्ट्रपति जी नए साल की शुरुआत में सभी सांसदों को संबोधित करते हुए ऐसा भाषण देते हैं। 15 अगस्त के दिन लाल किले से हमारे प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को संबोधित करते हैं, और जब हमारे वित्त मंत्री जी सदन के सामने अपने विचार रखते हैं तो तीनों जन देश के अलग अलग समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे समझता हूं जब ये अलग अलग भाषण होते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसका परिवर्तन बजट में न हो, उसके लिए कोई बजट प्रोविजन न बने, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए मैं मानता हूं कि हमें सबसे पहले इस बात के ऊपर सोचना होगा कि किस तरह से एक ही भाषण ऐसा हो जो प्रधानमंत्री करे या राष्ट्रपति करे, हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ स्टेट, और हमें ये बात बताए कि किस तरह से इस साल में हम आगे आने वाले दिनों में किस तरह से देश की समस्याओं का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसको हम किस तरह से हल करेंगे। और ये करने की मुझे मानता हूं सबसे बड़ी जरूरत है। सर, इस भाषण में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जिसके ऊपर हमारी भारत सरकार ने भी हस्ताक्षर किए और पूरे विश्व ने माना कि गरीबी को हटाने के लिए अगले 15 साल में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में रहते हैं, उनकी संख्या अधिक करने के लिए किस तरह से कदम उठाए जाए। मैं सोचता था कि शायद इसके बारे में भी इसकी चर्चा इसमें हो, लेकिन दुर्भाग्य से मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये आज अस्तित्व में या नहीं है, ऐसा इस भाषण को पढ़ने के बाद लगता है। तो मैं मानता हूं इसके बारे में भी कुछ चर्चा करने की जरूरत है। सर, हमने ये बात को कहा है कि पानी को हम इंटीग्रेटेड तरीके के उसकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। वित्त मंत्री ने आज हमारी जो पिछले बजट में जो उन्होंने आश्वासन दिए थे उसकी आपूर्ति करने के बारे में जो चर्चा की है, उसमें कहा है कि जैसे हमारे चिंता मोहन जी अब कर रहे थे कि 90 से ज्यादा प्रतिशत गांव में आज पानी की समस्या नहीं है। ये हमारे सदन में जो लोग मौजूद है, यदि वो ये बात को मानते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है कि यदि 95% विलेज में पानी की समस्या न हो, ऐसी यदि स्थिति हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि इस बात को मान के हम आगे समस्या को देखना चाहेंगे तो बात अलग है। लेकिन सर, मैं मानता हूं कि हमारे सामने आज सबसे बड़ी यदि कोई चुनौती होगी तो पानी की समस्या को लेकर होगी, और उससे खेती के लोग भी परेशान है, गांव में रहने वाले, शहरों में रहने वाले लोग भी परेशान है, और जो हमारी महिलाएं हैं उसको भी बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो सबसे अधिक महिलाओं की भी समस्या हल करनी है, तो पानी की समस्या भी हल कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं हमारी देश की सभी समस्याओं का एक मूल हमने उसको हटा, ऐसी बात होगी। और इसीलिए हमने क्या करना होगा, तो सर सबसे पहले हमारे भारत सरकार में 8 ऐसे मंत्रालय हैं जो पानी की समस्या को ध्यान देते हैं। यदि हम इंटीग्रेटेड की बात करते हैं इस अभिभाषण में, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन करना होगा तो एक मंत्रालय बनाना होगा, एक ही मंत्रालय, एक ही एजेंसी जो पूरी तरह से पानी की समस्या के ऊपर ध्यान दे, और यह करने के लिए मुझे जरूरत है। इसी भाषण में हमने कहा है कि बाढ़ की समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। सर, बाढ़ के कारण हमारे देश में इतना नुकसान हुआ है कि जो एक संस्था ने, राजीव गांधी रिसर्च फाउंडेशन ने इसकी चर्चा की थी, उन्होंने अभ्यास करके दिखा कि देश में जो 600 हमारे जिले हैं, उन जिलों में ऐसे जिले सबसे ज्यादा पिछड़े हैं कि जिन जिले बाढ़ प्रभावित हैं। तो बाढ़ हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या जो पानी के साथ भी जुड़ी हुई है। एक जगह बहुत पानी, इसके लिए लोग परेशान, और दूसरे जगह पानी के लिए तरसते लोग, उनको हटाने के लिए पानी को हमको सबसे बड़ा करना होगा। और पानी की क्वालिटी, सर एक कानून को लाना है, तो हमारे यही सदन में मैं सरकार को अपील करता हूं कि एक क्या करे कि जब से पहले पानी की, पीने की पानी की क्वालिटी क्या हो, उसके ऊपर एक विधेयक हमने लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, ताकि पानी की समस्या को हल करने के लिए हम टाल पड़ पाए। सर, खेती की समस्या हमारे सामने दूसरी समस्या है।
सर, जब हमने इस साल का आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सदन के सामने रखा तो हमने देखा कि इस साल में हमारी खेती क्षेत्र का जो जीडीपी में हिस्सा है उसमें 3.5% की गिरावट आई। सर, एक 2 साल में इतनी बड़ी गिरावट आना, मैं मानता हूं किसानों के साथ कितना उनका आमदनी कम हुआ इसका ही एक निरीक्षण है, क्योंकि खेती के ऊपर जो लोग निर्भर है उनकी संख्या में कमी नहीं आई और उनका जो जीडीपी में 3.5% का गिरावट यदि इसमें आई है तो मैं मानता हूं हमको इसके बारे में काफी विस्तृत तरीके से बात करनी होगी। और इसलिए खेती और पानी एक दूसरे के जैसे कि बेचा और माँ उसकी तरह के उनका सीधा संबंध है और इसलिए पानी की समस्या और खेती की समस्या को हमने ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है। सर, इसमें 2-3 चीजों का उल्लेख ही नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि आज देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक खत लिख के इस बात के ऊपर उनका ध्यान आकर्षित किया है कि हमारे सामने सबसे बड़ी आज एक चिंतन का विषय है कि वाइल्ड लाइफ आज हमारा बहुत थ्रेटन्ड है और उसके बारे में इस अभिभाषण में कोई चिंता नहीं व्यक्त की। मैं मानता हूं हमारे वन और पर्यावरण मंत्री भी यहां मौजूद है। सर, आज देश में जो हमारे टाइगर है वो आज कितने है, 3,500 पिछले जब गिनती की गई थी तब थे, आज कितने है उसका हमें अंदाज भी नहीं है। और इसीलिए पर्यावरण और हमारी वाइल्ड लाइफ ये दोनों के ऊपर जिस तरह से ध्यान की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा है सर, अभी आज इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने चीन और भारत ये दोनों की तुलना करने के लिए खास सर्वे किया है। पहले टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि हमारा देश जो एलिफेंट के साथ में उनको तुलना की जाती थी, आज उसकी तुलना भी टाइगर के साथ की जा रही है। जो टाइगर चाइना में नहीं है, टाइगर का मांस तो खाते हैं, लेकिन टाइगर आज इंडिया में है। उस टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए आज हमारे सामने देश के सामने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाने की जरूरत है। और मैं विनती करता हूं कि 26 साल पहले प्रोजेक्ट टाइगर बना था, आज मैं मानता हूं उस प्रोजेक्ट टाइगर को रीइन्वेंट करके एक बहुत बड़ा एक काम हमने देश में करने की जरूरत है और इसीलिए मैं मानता हूं उसकी भी आवश्यकता है। सर, हमने जो बात की है, हेल्थ की बात है, हमारी एजुकेशन की बात है, इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा आउटले किए। चिदंबरम जी कुछ टीवी चैनल को कह रहे थे कि आउटले से आउटकम इंपॉर्टेंट है और इसके लिए हम तो बिल्कुल मानते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो आउटकम लाने के लिए, उसको मेजर करने के लिए और किस तरह से जो भी धन यहां से जाता है लोगों तक पहुंचता है, वो उसमें जो अंतर है उसमें दूर करने के लिए हमने जब तक हमारी ब्यूरोक्रेसी को जिस तरह से डिलीवरी मैकेनिज्म को रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा धन आपूर्ति तक जाने के लिए हमें बहुत बड़ी अंतर जो है उसको कभी भी कम नहीं होगा। और इसीलिए मैं मानता हूं सबसे पहले यदि कुछ करना होगा तो उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैं सरकार को कहता हूं एक उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर किस तरह से आगे आने वाले 3 साल में, 4 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में हम किस तरह से इस पूरी ब्यूरोक्रेसी को रीइन्वेंट करने के लिए क्या करेंगे वो करने की जरूरत है। सर, जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं तो उसको मैं पर्सपेक्टिव में रखना चाहता हूं। सर, पूरे विश्व की बात करेंगे तो हमारी पूरी आबादी है उसकी तुलना में हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। ओईसीडी कंट्री से भी कंपेयर करेंगे, एशियन कंट्री से भी कंपेयर करेंगे तो उसका परसेंटेज बहुत ही कम है। लेकिन उसमें क्या परिवर्तन की जरूरत है कि आज हमने देखा है कि जो जिस तरह से हम ब्यूरोक्रेसी आगे आगे पीछे जाती है उसमें जाने के लिए मेरिटोरियस प्रमोशन आज बिल्कुल नहीं होते, बैच प्रमोशन होते। सर, 66 बैच को प्रमोशन मिलता है, 74 बैच को प्रमोशन मिलता है, तो बैच को प्रमोशन मिलता है उसका मतलब इस बैच में जिसने अच्छा काम किया उसको प्रमोशन नहीं मिलता, काम को प्रमोशन नहीं मिलता, कितनी सर्विस आपने देश में उस सर्विस में दी है उसको प्रमोशन दिया जाता है। इसीलिए उसमें एक प्रावधान से परिवर्तन लाने की जरूरत है। सर, दूसरी बात उसी से जुड़ी हुई साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम हमेशा कहते हैं कि भारत को भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि आज हम जो इन्वेस्टमेंट हमने पिछले सालों में की थी शिक्षा के क्षेत्र में उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने बढ़ोतरी की है। लेकिन सर, आज हमने देखा है हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, उसमें नए लोगों को आने के लिए, साइंटिस्ट को आने के लिए हम कोई प्रावधान नहीं करें। जो पहले ही ज्वाइन किए हुए थे लोग 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब तकनीकी ज्ञान देश में ही अलग तरीका था, उस समय जिन्होंने जो यूनिवर्सिटी में सीखा उसी को लेकर आज उनको प्रमोशन मिल रहा है। तो यह मैं मानता हूं देश के लिए बहुत खतरे की बात है। और सबसे पहले मैं ये आपको आह्वान करूंगा, क्योंकि राष्ट्रपति जी हमारे विश्व के एक जाने माने साइंटिस्ट है और एक साइंटिस्ट ने जब ये भाषण किया उसके ऊपर हम जब ये बहस चल रही है तो मैं मानता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसमें जो जितने लोग काम कर रहे हैं उनको बढ़ोतरी देने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रावधान करने की आवश्यकता है और उसके ऊपर भी हमें ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है। सर, इसमें दूसरी एक बात की चिंता ही नहीं की कि हमारी आबादी, क्या हम अभी सोच के चल रहे हैं कि जिस तरह से हमारी देश की तरक्की आबादी बढ़ाने की तरफ हो रही है, क्या ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है?
और ये इसके लिए मैं भी समझता हूं कि यदि 4% पूरे विश्व का पानी हमारे देश में है और उसके ऊपर निर्भर करने वाली पूरे विश्व की 17% आबादी यदि हमारे देश में है, तो पानी की समस्या का तो गहन होगा ही होगा। इसलिए जब हम पानी की समस्या को हल करना चाहेंगे तो उसके साथ में भी यह आबादी का सिलसिला जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं मानता हूं, क्या हमारी आज देश में ये प्रायोरिटी है या नहीं है? यदि है तो उसके बारे में इस भाषण में चिंता व्यक्त नहीं की है। और इसलिए मैं मानता हूं, यदि उसको आगे बढ़ाना है तो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव को लेकर हमने आगे बढ़ाने की चर्चा हमारे देश में काफी सालों से चल रही थी। तो क्या इस सरकार से हम ये अपेक्षा करते कि इस दिशा में जाने के लिए किस तरह का प्लान होगा, उसके बारे में भी कुछ चर्चा मैं मानता हूं इसमें करने की भी हमें जरूरत है और वो जरूरत की जरूरत है। सर, हमारी किसानों की जो हालत है उससे तो पूरे देश के सभी लोग परेशान हैं। ये सदन ने भी चिंता बार बार व्यक्त की है। लेकिन सर, उसमें सबसे बड़ी जो बात है, जैसे मैंने कहा कि 3.5% का जो हमारे तो उसमें तो घट आई है। लेकिन सर, दूसरी महत्व की बात है कि सिर्फ हम उनको लोन्स की संख्या बढ़ा के हम किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। सबसे पहले किसानों का उत्पन्न कैसा बढ़े, उनकी जो आय है उसमें वृद्धि कैसे आए, इसके ऊपर हमारी ध्यान की जरूरत है। और हमने ये देखा है सर, किसी तरह से हम उस तरफ कुछ आगे काम नहीं बढ़ा रहे। जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो प्लान है या हमारे आउटले है उसमें इसमें आवश्यकता है। और मैं मानता हूं, जिस तरह से हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने एक एक्शन प्लान की चर्चा मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, उसका परिवर्तन भी हमारे बजट में आने की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि बजट वित्त मंत्री प्रेजेंट करते हैं, उसके लिए आउटले होता है। और जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को बात करते लाल किले से, राष्ट्रपति जी जब हमारे सदन को संबोधित करते तो उसके सामने बजट की प्रोविजन नहीं होती। इसके लिए तीनों को इंटीग्रेट करके यदि हमारे देश के सामने हम समस्या का हल करेंगे तो मानता हूं उससे लाभ होगा। सर, दूसरी बात, हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण हमारे सदन के सामने आया इसी अभिभाषण के तुरंत बाद, उसमें यह बात को कहा है कि अलग अलग बातों के ऊपर चिंता व्यक्त की है। जो एंट्री और एग्जिट रूल है हमारे बिजनेस के लिए, वो एंट्री और एग्जिट रूल जिस तरह से बदलाव नहीं लाते तो उसमें कुछ, जब हमारी बिजनेस एक्सपांड नहीं हो पाएगी और जब तक वो एक्सपांड नहीं हो पाएगी तब तक हमारा एम्प्लॉयमेंट, आज सबसे बड़ी दूसरी जो चिंता हमारी, किस तरह से देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 2 हाथ को काम मिले, यह हमारी जो चिंता है उसको एड्रेस करने के लिए मैं मानता हूं मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से बढ़े। तो एंट्री एग्जिट रूल के लिए चर्चा तो की है, लेकिन इसके बाद में किसी तरह से उसका जिक्र पॉलिसी में नहीं आया, जिसमें भी नहीं आया। तो मैं मानता हूं, चाहता हूं कि किस तरह से उसको भी हम एड्रेस करेंगे, इसके बारे में भी लोग सोचने की जरूरत है। और सर, हमने आज ये बात करने की जरूरत है कि फुटवेयर है, हमारी जो स्टफ टॉयज है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, हमारी टेक्सटाइल है, जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है। तो जब सरकार एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात कर रही है तो एक एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूरे देश का एक एक प्रोडक्ट के लिए रहे, ताकि एक एक इकोनॉमिक जोन में लाखों लोगों को नए जॉब्स मिले। जिसमें जिस तरह से चाइना ने लो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में तरक्की की, उसी तरह से हम करें ताकि उसमें वैल्यू एडिशन सिर्फ लेबर का हो, ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इसके ऊपर भी ध्यान देने की बहुत बहुत जरूरत है। और सर, मैं मानता हूं कि यदि यह अभिभाषण सही माने में हमें लाना है तो मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से हर चीजों के ऊपर एक एक एक्शन प्लान बनने की जरूरत है, जो एक्शन प्लान असल में अमल में लाने के बाद हम उसको एक अच्छी तरह से उसको परिवर्तन कर पाएंगे। और ये सोचने के लिए मैं सबको धन्यवाद दें। सर, एक लास्ट पॉइंट बोल के मैं मेरी भाषण को खत्म करूंगा। सर, एनर्जी सिक्योरिटी यह हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और जिस तरह से हमारे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, यह हमारे देश के लिए, गरीब देश के लिए, ऐसे हमारे जैसे गरीब देश के लिए क्रूड जोक है। और $53-54 पर बैरल का दाम से यदि हम खरीदने जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या होगी। और उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे हम लोग करें, विदेश में जाके भी एक्सप्लोरेशन करें, वो बात ठीक है। लेकिन सर, 2 चीजों के ऊपर मैं मानता हूं इसमें ऊपर जिक्र सीधी तरह से नहीं है, इसके लिए मैं कहना चाहता हूं। एक, सर, हमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा कंपोनेंट है वो आज कम से कम हमने कहा इंक्रीमेंटल में 10% होगा। सर, सबसे पहले यदि एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करना है तो हमसे पहले कहना होगा कि 25% से ज्यादा आगे आने वाले दिनों में जो रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, जो एनर्जी बनेगी उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का परसेंटेज 25% से भी ज्यादा होगा। यह सबसे पहले करने की जरूरत है। और उस रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ोतरी देने के लिए, क्योंकि उसके दाम भी कम हो, हमें R&D में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, जो रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। और उसमें हाइब्रिड सिस्टम बनानी होगी, जो दिन में यदि सोलर सिस्टम है तो रात को विंड सिस्टम पे ऊपर चले, लेकिन दोनों को साथ में चलाने के लिए हाइब्रिड सिस्टम बनाने की जरूरत होगी। स्टैंड अलोन पे काम नहीं चलेगा, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें काफी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। और दूसरी बात सर, उसको लाने के लिए एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी हुई हमें आज आने वाले दिनों में हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसमें भी बहुत ज्यादा
तरक्की करनी होगी। 2020 तक सिर्फ हम 20,000 मेगावाट इतने ही न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करने का हमारा सामने हमने उद्देश्य रखा है। मैं मानता हूं यदि एनर्जी सिक्योरिटी को एड्रेस करना है, क्योंकि हमारे पास जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी हमारे देश में ही हमने उसको बना सकते हैं, उसको यदि बढ़ोतरी देनी है तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एनर्जी मिक्स किस तरह से हो उसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत होगी। और मैं मानता हूं उसीलिए यदि हम करेंगे तो ही एनर्जी सिक्योरिटी को सही माने में हम धन दे सकेंगे। इसीलिए मैं मानता हूं कि यदि इसको हम परिवर्तन में लाना चाहिए तो एक्सेल बनाना चाहिए। सर, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद। सरदार सुखदेव सिंह जी ढींड साहब।